आज हम औरंगजेब की शख्सियत को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जो एक ताकतवर शहंशाह की उनकी छवि को एक बिल्कुल नया रंग देती है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, सीधा उस दौर में जब मुगल सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी। जरा सोचिए, दिल्ली का लाल किला दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक का सेंटर, चारों तरफ शानो शौकत, सत्ता का जलवा, हर तरफ बस यही दिखता था। लेकिन इसी पूरी शानो शौकत के बीच उन दीवारों के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो सल्तनत की असल बुनियाद के बारे में बहुत कुछ बताता है। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हिंदुस्तान का शहंशाह, जिसके सिर्फ एक हुक्म पर खजाने के खजाने खुल जाते थे, वो खुद अपने हाथों से एक मामूली सी टोपी सिलने में लगा हुआ था? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर औरंगजेब था कौन। तो चलिए पहले उन्हें जरा बेहतर तरीके से जानते हैं। औरंगजेब ने उस दौर में हुकूमत की जब मुगल साम्राज्य, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने बिल्कुल पीक पर था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और दौलत की तो कोई कमी ही नहीं थी। औरंगजेब की शख्सियत सच कहूं तो विरोधाभासों से भरी थी। देखिए, एक तरफ तो वो एक बहुत ही सख्त और विस्तारवादी शासक थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी जिंदगी वो बेहद सादी और कह सकते हैं परहेजगारी से भरी थी। तो सवाल फिर वही उठता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी ताकत हो, वो इतनी सादा जिंदगी क्यों जिएगा? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है लाल किले की उन्हीं दीवारों के अंदर। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां औरंगजेब के वजीर आजम भी उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान थे। तो उनके वजीर ने बहुत अदब से झुककर पूछा, आलम पना, हिंदुस्तान का पूरा खजाना आपके कदमों में है, फिर आप खुद इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? औरंगजेब ने जो जवाब दिया वो सच में हुकूमत और ईमानदारी की एक मिसाल है। उन्होंने कहा, ये मुगल सल्तनत का बैतुल माल है, मतलब ये अवाम का खजाना है। इस पर मुल्क के गरीबों का और फौज का हक है। मैं इससे अपने जाती मतलब अपने पर्सनल खर्च के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं समझता। यहाँ पे औरंगजेब का उसूल बिल्कुल साफ हो जाता है। सरकारी और निजी खर्चों के बीच एक सख्त लकीर थी। वो जो टोपियां सिलते थे या कुरान शरीफ की नकल करते थे, उन्हें बेचकर जो भी रकम मिलती थी, बस वही उनके अपने निजी खर्चों का जरिया था। और ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि ये उनकी जिंदगी का तरीका था, खुददारी और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल। वो ये पक्का करना चाहते थे कि अवाम के टैक्स का एक पैसा भी उनकी जात पर, उनके ऊपर खर्च ना हो। तो सादगी के इस एक काम ने उनके विरासत को, उनकी लेगेसी को कैसे शक्ल दी और इससे लोगों ने क्या सबक सीखा? उनकी इसी दरवेश जैसी जिंदगी और ईमानदारी की वजह से ही इतिहास ने उन्हें जिंदा पीर का खिताब दिया। इसका मतलब है जीवित संत। और सोचिए, ये एक ऐसा खिताब था जो उन्होंने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने किरदार से कमाया था। कहते हैं कि शहंशाह का यह जवाब सुनकर उनके वजीर आजम की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें उस एक पल में यह एहसास हो गया कि एक शासक का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ हुकूमत करना नहीं होता, बल्कि खुद को अपनी आवाम के सामने जवाबदेह समझना होता है। तो इस कहानी से हमें लीडरशिप के कुछ बहुत ही बुनियादी उसूल सीखने को मिलते हैं। पहला, कि सत्ता एक अमानत है। दूसरा, पर्सनल इंटेग्रिटी यानी जाती ईमानदारी सबसे ऊपर है। और तीसरा, एक लीडर हमेशा अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब जरा सोचिए, आज के दौर में हमारे लीडर्स इन उसूलों से क्या सीख सकते हैं? तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक शहंशाह और एक मामूली सी टोपी के ये 300 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी आज हमें आज के दौर में सत्ता और ईमानदारी के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।